ग्रीडी ट्रेन कूली बना करोड़पति। एक गांव में नरेश नाम का एक रेलवे कूली रहता था। वो बहुत लालची था। वो यात्रियों से ज्यादा पैसे लेता था। भार उठाते समय जानबूझकर कुछ सामानों को नीचे गिरा देता था। यात्रियों के नजर बचाकर अगर उन बैगों में कोई कीमती सामान होता तो उसे वो चुरा लेता था। अगर कोई यात्री उसे देखकर उस सामान के बारे में पूछता, हाँ हाँ, दुनिया में केवल एक तुम ही हो जिसके पास ये कीमती चीज है। ये मेरा है, मैंने 2 महीने पहले खरीदा था। तुम ढूंढ लो, तुमने अपना वस्तु कहाँ गिराया है। अगर उसके साथी कूली उससे कहते, यार तुम यात्रियों को ऐसे तंग क्यों करते हो, तुम अपना काम ईमानदारी से करो और पैसे कमाकर खुश रहो। अरे यार, ये सब यात्री हैं, एक बार आएंगे फिर दोबारा नहीं दिखाई देंगे, इसलिए कुछ भी करो चलता है। एक दिन नरेश से एक फर्स्ट क्लास बोगी में यात्रा करने वाला एक सूट बूट पहना हुआ आदमी, ए कूली, ये जरा सामान उठाओ। उसका लगेज केवल एक छोटा सा सूटकेस था। इतने छोटे से सूटकेस के लिए उसने कूली का इंतजाम किया। लगता है इसके पास बहुत पैसे हैं। फिर उससे, ठीक है सर, जरा दीजिए, कहकर उसने सूटकेस ले लिया। वो आदमी आगे बढ़ने लगा। तभी नरेश को वो आदमी जहाँ बैठा था वहाँ उसे एक सेलफोन दिखाई दिया। नरेश ने इधर उधर देखा और फिर उस सेलफोन को अपने जेब में डाल लिया। बड़ी मासूमियत के साथ उस आदमी के पीछे पीछे सूटकेस लेकर जाने लगा। उस आदमी को स्वागत करने के लिए एक बहुत बड़ी कार आई। वो आदमी कार में बैठते बैठते नरेश के हाथ में 500 रुपए दिए और बिना चेंज मांगे वो चला गया। नरेश अपने आप से, लगता है कोई पागल है, इतना छोटा सा सूटकेस उठाने के लिए 500 रुपए दिया इसने। इसे तो ये भी नहीं पता कि उसका फोन गायब है। आज मेरी किस्मत चमक उठी है। यूं सोचकर नरेश सेलफोन को स्विच ऑफ करने के इरादे से उठाया, तब वो फोन की घंटी बजने लगी। उसने आदत से मजबूर फोन उठाया और बात करने लगा। दूसरी ओर उसे एक लड़की की मीठी आवाज सुनाई देने लगी। हेलो बॉस, मुझे खबर मिली है कि तुम गांव में आए हो। इस बार मुझसे जरूर मिलना। पिछले बार की तरह बिना मिले चले गए तो मैं नहीं मानूंगी। हाँ, टाइम और जगह फिक्स करने के बाद मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। बाय कहकर उसने फोन काट दिया। अरे पता नहीं कौन है ये लड़की, जरूर मिलूंगी कहती है। आज तो मेरी किस्मत चमक उठी है, इस फोन को स्विच ऑफ नहीं करूंगा। यूं उसने सोचा। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी फिर बजी। नरेश ने सोचा कि उस लड़की ने फोन किया और उसने फोन उठाया। दूसरी ओर एक व्यक्ति, बॉस, हमें पैकेज मिल गया है, अगर आप एड्रेस बताएं तो मैं 2 दिन में डिलीवर कर दूंगा। नरेश ने खुश होकर अपने घर का पता दिया। यूं नरेश खुशी में खाना और सोना भूल गया। नरेश ने 2 दिन ये सोचते सोचते गुजार दिया कि पता नहीं उस व्यक्ति ने क्या ऑर्डर किया, कितनी कीमती चीज होगी और उसका क्या करना होगा और उसके अंदर क्या होगा। तीसरे दिन सवेरे जब वो नींद से जागा और अपनी झोपड़ी के बाहर आया तो उसने देखा कि उसके झोपड़ी के बाहर एक साइकिल था और उसके पीछे एक बांस की टोकरी बंधी हुई थी। उस टोकरी में एक कागज था जिसमें लिखा था पैकेज डिलीवर्ड। नरेश उसे देखकर निराश हो गया। वो 2 दिन से सपने देख रहा था कि पता नहीं कोई कीमती वस्तु आएगी और उस टोकरी को देखकर वो दुखी हुआ और उसने उस टोकरी को खोला। उसके अंदर एक मुर्गी थी। उसे देखकर वो और निराश हुआ। उसने सोचा, ठीक है, कोई बात नहीं, इस मुर्गी का बिरयानी बनाकर आज दावत कर लेते हैं। तभी उसका सेलफोन फिर से बजा। जैसे ही उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर से, हेलो, ये फोन मेरा है। 3 दिन पहले मैं इसे ट्रेन में भूल गया था। मैं पिछले 3 दिनों से एक टापू में था। वहाँ सिग्नल ना होने के कारण मैं 3 दिन फोन नहीं कर सका। अगर आप अपना एड्रेस बता दें तो मैं आकर अपना फोन ले जाऊंगा। अरे भाई, इतने बड़े आदमी हो, जब पैकेज डिलीवरी कहा तो मैंने सोचा पता नहीं क्या कीमती चीज होगा। जब देखा तो एक साइकिल, उसके पीछे एक बांस की टोकरी और उसमें एक मुर्गी थी। अब मैं उसका बिरयानी बनाने वाला हूँ, ठहरो। भैया, ऐसे काम ना करो। उस पैकेज के लिए मैंने 2 साल मेहनत किया है। तुम जितने पैसे मांगोगे मैं दूंगा, पर उस मुर्गी को कुछ ना करना। तुम अपना पता बताओ, मैं 1 घंटे में आऊंगा और अपना मुर्गी ले जाऊंगा। अगर तुम चाहो तो ये सेलफोन भी तुम ही रख लो। नरेश ठीक है कहकर अपना पता बताया। केवल एक मुर्गी के लिए वो जितना मर्जी पैसे देने के लिए तैयार है और कहता है सेलफोन भी रख लो। कुछ तो गड़बड़ लगता है। बेहतर होगा कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। यूं सोचकर उसने पुलिस को फोन किया। जो कुछ हुआ उसने एसआई को बताया। पुलिस वाले चौकन्ने हो गए।
और नरेश के झोपड़ी के चारों ओर नजर रखने लगे। जैसे ही वो आदमी अपने पैकेज के लिए वहां आया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे पुलिस स्टेशन ले गए और उससे पूछताछ की। चुपचाप उस मुर्गी के बारे में बताओ, कहकर उसे मारने लगे। सर मत मारिए सर, उस मुर्गी के पेट में 100 करोड़ के हीरे हैं, उसे विदेश स्मगल करके ले जा रहा हूँ सर। और पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि वो 10 साल से पुलिस से बचकर भागने वाला मशहूर इंटरनेशनल डॉन डेविड भाई है। सरकार ने पहले ही ऐलान किया था कि जो भी डेविड भाई को पकड़वाएगा उसे 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। इस तरह नरेश को वो 10 करोड़ रुपए मिले। एसआई नरेश से, तुमने अपनी सूझबूझ से एक इंटरनेशनल डॉन को पकड़ने में पुलिस की मदद की है, आगे भी इसी तरह जिम्मेदारी से काम लो। यूं नरेश ने उन पैसों से एक अच्छा घर बनाया और एक अच्छा कार भी खरीदा। ट्राइबल चिकन। रस्तोगी नाम का व्यक्ति नए बाइक खरीदा और उसमें रोड ट्रिप पर जाने की प्लान कर रहा था। अकेले जाने में डर लग रहा था तो अपने दोस्त प्रेम चोपड़ा के पास गया। प्रेम से रस्तोगी, अरे यार देखो, कल ही मैंने एक नया बाइक खरीदा है, सोचता हूँ कि इस पर रोड ट्रिप पे चले जाऊँ, तुम चलोगे मेरे साथ? अच्छे काम पर जा रहे हो, क्यों मुझे अपने साथ खींच के ले जाते हो? अरे यार मैं जंगल में जा रहा हूँ, फॉरेस्ट, और तुम मेरे दोस्त हो, कोई मनहूसियत नहीं हो। वैसे तुम जानते भी हो कि रोड ट्रिप होता क्या है? अरे क्यों नहीं जानता यार। अब मान लो हम होटल जाते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं, फिर वापस लौटते समय जिसने हमें परोसा उसे हम टिप देते हैं ना। इसी तरह रोड पर जाते हैं और पता लगाते हैं कि उस रोड को किसने बनाया और उसे हम टिप देते हैं, उसी को रोड ट्रिप कहते हैं, है ना? अरे यार कमबख्त, इतनी दिमाग के साथ तुम इस धरती पर बोझ बनकर कैसे जी रहे हो यार? अरे यार रोड ट्रिप का मतलब है इस बाइक में पूरे देश का एक भ्रमण करना है यार। अच्छा तो फिर चलो यार, मेरे नौनिहाल देख के आते हैं। अरे तेरे नौनिहाल वगैरह देखना नहीं है यार, हम जंगल में जा रहे हैं, फॉरेस्ट ट्रेल, चलोगे? अरे यार तू बुला तो सही, तेरे साथ मैं जंगल तो क्या अंडमान भी आने के लिए तैयार हूँ। चलो चलते हैं, कहकर दोनों जंगल की ओर जाने लगे। यूं जाते हुए, यार प्रेम, तू गूगल मैप देखना जानता है? अगर देखना जानते हो तो जरा देख के बताना कि हमने जिस जंगल की ओर जाना है वो कितनी दूर है और किस ओर है, यूं मजे से वहां जाकर आते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं आता, बिल्कुल देख सकता हूँ मैं। जरा अपना फोन देना, मैं मैप देखकर बताता हूँ, कहकर उससे फोन लिया और उसको देखते हुए, अरे हाँ जरा राइट की ओर मुड़ना, अब जरा लेफ्ट, अब सीधा जाओ, कहकर रूट बताते हुए बीच में रोक दिया। रस्तोगी को शक हुआ और वो, क्यों यार रूट बताना बंद क्यों किया? जल्दी बता यार, देखने से लगता है कि वो बड़ा घना जंगल है, कोई जंगली जानवर आया तो नाश्ते में हम दोनों को खा जाएगा। मेरी बात मानो, जल्दी रास्ता बताओ। क्या बताऊं यार, क्या बताऊं, यहाँ सिग्नल नहीं है और मैप बंद हो गया। अब हमें ही किसी ना किसी तरह रूट पता करके जाना होगा, नहीं तो यहीं से हम वापस लौट जाते हैं। मेरी बात मान लो। अरे एक बार कमिट कर दिया तो अपनी बात मैं खुद नहीं सुनता, तो तेरी बात क्यों मानूं? तो मेरा कदम हमेशा आगे की ओर जाएगा और तुम मेरे साथ चलोगे। कहकर आगे जाने लगे तो उन्हें एक शेर का दहाड़ सुनाई दिया। बस दोनों ने बाइक को वहीं छोड़ दिया और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। यूं काफी देर पेड़ पर बैठे रहे। अरे यार तूने भी शेर का दहाड़ सुना था ना, पर हमें पेड़ पर चढ़े काफी देर हो गया, अब तक शेर बाहर क्यों नहीं आया? अरे हम बड़े शेर की तरह है ना, हमें देख के वो शेर डर गया होगा, इसीलिए पेड़ के पीछे जाकर छिप गया होगा या भाग गया होगा। वैसे हमें देख के इतना तो डर होना ही चाहिए। यूं कह रहा था कि शेर ने फिर दहाड़ा। वो आवाज कहां से आ रही है, यूं मुड़ के देखा तो उनके पीछे ही एक पेड़ के टहनी पर एक बड़ा शेर बैठा हुआ था। बस दोनों एकदम पेड़ से नीचे कूदे और भाग खड़े हुए। यूं दौड़ते दौड़ते एक जगह पहुंचे और वहां रुक गए। यार
मुझसे और नहीं भागा जाता। मैं एकदम थक गया हूँ और भूख लगी है यार। अगर जल्दी से कुछ नहीं खाया तो लगता है मैं मर जाऊंगा यार। अरे चुप हो जा यार, ये कोई शहर है क्या कि भूख लगी तो किसी रेस्टोरेंट में जाके कुछ खा लिया? ये जंगल है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यार अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो मैं तुझे काट के खा जाऊंगा। तुम मेरे भूख के बारे में नहीं जानते। अरे रुको यार रुको, कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। यूं थोड़े आगे गए, कुछ आदिवासी दिखाई दिए। रस्तोगी उनके पास गया और भैया मेरे दोस्त को बहुत भूख लगी है, उसे कुछ खाने को दो ना। अच्छा शहरी बाबू हो तुम लोग, ठीक है वैसा ही सही। पर हमारे रिवाज के अनुसार जो हमारे घर में खाना खाएगा उससे हमारी बेटी की शादी कराते हैं हम। ठीक है उसे खिला दीजिए, नहीं तो मेरा दोस्त मर जाएगा। फिर प्रेम चोपड़ा के पास गया रस्तोगी। यार एक खुशखबरी है, तुझे बहुत बढ़िया खाना दे रहे हैं। ये देखो यहाँ आदिवासी हैं, इनके बड़े अजीबो गरीब तौर तरीके हैं। वो कहते हैं कि तुम उनके चिकन बिरयानी खाओगे तो उनकी बेटी से तुम्हारी शादी करा देंगे। तो तुम्हें खाना चाहिए तो उनकी बेटी से शादी करनी होगी। बोलो मंजूर है? अरे यार लगता है मैं 3-4 मुर्गी खा जाऊंगा, इतनी भूख लगी है यार। जरा पता कर लो कहीं वो उसके लिए 3-4 लड़कियों से मेरी शादी ना करा दे। मुझे कोई एतराज नहीं है। चलो ठीक है चलो, कहकर उन आदिवासियों के पास उसे ले गया। तब आदिवासी उस मुर्गी को एक पेड़ से लटका कर, क्यों भाई सुना है तुम मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो? आओ पहले तुम्हारे हाथ हम पीछे बांधते हैं। ये जो मुर्गी लटकी हुई है उछल उछल कर उसे अपने मुंह में दबोचना होगा। ऐसा किया तो फिर उस मुर्गी को काट कर हम तुम्हारे लिए चिकन बनाकर खिलाएंगे। अरे तुम्हारे रीति रिवाज को आग लगे, यहाँ भूख के कारण मैं मर रहा हूँ और तुम लोग मुझे उछल के पकड़ो, मुर्गी को मुंह में दबोचो, जैसे बड़े अजीबो गरीब तौर तरीके क्यों बता रहे हो यार? कहकर रोता हुआ उन्होंने जैसे कहा वैसे किया। तब उन्होंने उस मुर्गी को पकाया और उसके सामने रखा। वो खाने ही वाला था कि आदिवासी, स्टॉप बेटा स्टॉप, अभी नहीं खाना है, अभी कुछ और रिवाज हैं। पहले मेरे बेटी के गले में मंगलसूत्र बांधो। तब प्रेम चोपड़ा ने जल्दी से मंगलसूत्र बांधा। अब तो खा सकता हूँ ना कि अभी कोई और रीति रिवाज बाकी है? भूख के कारण मर रहा हूँ सर, प्लीज अब और कंडीशंस ना रखिए सर, मेरी हालत बहुत खराब है। खाओ बेटा खाओ, आराम से खाओ। ये कोई साधारण मुर्गी नहीं है, ये ट्राइबल चिकन है, ये वैसे नहीं मिलता। मेरी बेटी बहुत अच्छी शिकारी है, उसने ढूंढकर इस मुर्गी को पकड़ के लाई है। मेरी बेटी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पर ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं अभी भूख मिटाने के लिए तुम खा रहे हो। भूख मिटने के बाद कहीं तुम भागने की प्लान करो तो पहले ही बता रहा हूं कि वो तुम्हें ढूंढ लेगी शिकारी की तरह। मैं कहीं नहीं भागूंगा सर, पहले वो चिकन तो खिलाइए। कहकर दबादब वो चिकन पेट भर कर खाया। फिर वहीं उन आदिवासियों के साथ खुशी खुशी रहने लगा।